हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया। हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उत्तरार्ध में आए हुए मुगल शासकों की, औरंगजेब के बाद जो आए। क्योंकि अमूमन ये इतिहास, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि ये थोड़ा सा कम जो है वो प्रचलन में है। लेकिन यदि हम यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है जहाँ से सवाल आते हैं, क्योंकि ये वो इतिहास का वो हिस्सा है जहाँ जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो, और मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास ख़त्म होता है और आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसकी शुरुआत होती है। और यही वो दौर था अंग्रेज़ों का। तो हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार जो विभिन्न मुगल शासक थे औरंगज़ेब के बाद, वो आए और उनकी क्या कमियां थी, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। तो सबसे पहले औरंगजेब के बाद जो आए वो थे बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712 5 साल इनका शासन रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तीन जो पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, इनके बीच जो है वो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। आजम ने अहमदनगर का रुख किया दक्कन की तरफ और खुद को सम्राट घोषित किया, और काम बख्श जो कि दक्कन का गवर्नर था, उसने भी खुद को शासक घोषित कर दिया था और गुलबर्ग और हैदराबाद के जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय प्राप्त की। मुअज्जम ने 1707 में आजम को और 1708 में काम बख्श को हराया, और जो है विजयी होने के बाद उसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर वो बैठा। उसने शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद मुगल शासकों में से पहला और अंतिम था जिसने अपने वास्तविक अधिकार का जो है बाद के जो मुगल शासक थे उसमें अपने अधिकार का प्रयोग करने वाला वो आखिर था। तो ये औरंगजेब के बाद हुआ। उसके बाद आते हैं 1 साल के लिए जहांदार शाह। उस बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद फिर एक उत्तराधिकार का युद्ध। 4 बेटे जहांदार शाह, रफीउशान, अजीमुशान और जहान शाह में इनमें फिर युद्ध हुआ। जहांदार शाह जो था वो दूसरों की तुलना में जो है ताकतवर था और वो युद्ध में सफल रहा। कमज़ोर शासक था। मुख्य रूप से उसने जो उसका जो एक महान और शक्तिशाली वजीर जिसे कहा जा सकता है, जुल्फ़िकार खान, उसकी मदद से जो है सिंहासन पर कब्जा किया। लेकिन ज़्यादा लंबा इनका शासन चला नहीं, 1 ही साल करीबन चला, और क्योंकि ये उतने एक कमज़ोर शासक था ये, इस कारण। उसके बाद आता है फ़र्रुखसियार। 6 साल करीब शासन रहा, और ये दौर था सैयद भाइयों का, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है, और ये जो है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं किंग मेकर, उनकी मदद से ये सत्ता में आया। उसको वजीर, और एक को वजीर और एक को मीर बख्शी का जो है वो पद दिया गया, और बहुत ही कम समय में कहने को फ़र्रुखसियार जो है वो शासक था, लेकिन असल शासन पर जो नियंत्रण था वो दोनों भाइयों का था, सैयद भाइयों का। सैयद बंधुओं को ये विश्वास हो गया था कि यदि वास्तविक अधिकार उनके हाथों में होगा तो साम्राज्य को नष्ट होने से बचाया जा सकता था, जो कि काफ़ी कुछ दिख रहा था उस समय कि मुगल साम्राज्य जो है वो ख़त्म की कगार पे है। लेकिन फ़र्रुखसियार को ये जल्दी समझ में आया, और उसके और फिर एक जो अंतिम समय का जो दौर था, उसके अंतिम समय का जो दौर था वो उसके और सैयद बंधुओं के बीच जो शक्ति का संघर्ष था वो बढ़ा, और बार बार इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे दरअसल कि उन दोनों को कई बार हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार जो है इस चीज़ में विफल रहे। 1719 में इन्होंने जो है फ़र्रुखसियार को अपदस्थ किया और मार दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखी जाती थी कि क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चाह रहे थे कि लोगों की नज़रों में ना आए, जो दूसरे दरबारी थे, जो दूसरे अधिकारी थे, वो उनकी उससे बचने के लिए उन्होंने फिर एक मुग़ल जो है मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था इन्हें, जो है गद्दी पर बिठाया, और सैयद भाइयों ने जल्दी से ही
रफ़ीउद्दीन दरजत और रफ़ीउद्दीन दौला, जो शाहजहां द्वितीय के नाम जो है इनके समय में दो जो युवा राजकुमार हैं, कुछ इसका अनुवाद कुछ गलत हुआ है, तो जो जहां शाह जो पहले था, उसके पुत्र जो है रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के तहत सिंहासन पर बैठाया। तो ये जो दोनों युवा राजकुमार थे, रफ़ीउद्दीन दरजत और रफ़ीउद्दौला, जो कि शाहजहां द्वितीय के नाम से, उनको शासन के लिए तैयार जो है वो इन सैयद बंधुओं ने ही किया था, लेकिन कुछ महीने में इनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में जो जहांशाह का पुत्र था रोशन अख्तर, उसको मोहम्मद शाह की उपाधि दी और उसके तहत सिंहासन पर बैठाया गया। सैयद बंधुओं ने उस समय में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और कमज़ोर पड़ रहे मुगल शासन को जो है सब एक और झटका जब मिला, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और इसी नादिर शाह ने जो है वो संपत्ति जिसके लिए भारत आकर्षित था, आकर्षण का केंद्र था, उसकी वजह से वो आया और मुगलों के होने के बावजूद भी जो है फिर आक्रमण का दौर शुरू हुआ और सारी जो है वो संपत्ति समृद्धि लेके जो है वो वापस चला गया। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक और मोहम्मद शाह की मृत्यु ने तुरानी और ईरानी गुटों के जो सत्ता की भूख, जो दरबारी थे, जो कुलीन थे, उनके बीच कड़वे संघर्ष की शुरुआत देखी। उत्तर पश्चिम के कमजोर नेतृत्व ने अहमद शाह अब्दाली को प्रोत्साहित किया, जिसने 2 बार भारत पर आक्रमण किया। उसने उसके बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो वो अहमद शाह जो हैं ये सिर्फ इस दौर में रहे, लेकिन इस दौर में क्या दिखा, इस दौर में जो दरबारी थे, तुरानी और ईरानी जो दरबारी थे, उनके बीच जो है सत्ता की लड़ाई देखी। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया 1754 से 1759 तक, और इसके बाद इमादुल मुल्क ने अजीजुद्दीन को जो है वो खड़ा किया, जहारदार शाह के बेटे के रूप में बेटे को सिंहासन पर बैठाया, और जिन्होंने औरंगजेब के बाद खुद को आलमगीर द्वितीय से, तो औरंगजेब अपने आप को आलमगीर का वो दी थी उपाधि, खुद ने इसने आलमगीर द्वितीय की थी। इस अवधि के दौरान साम्राज्य की सैन्य और वित्तीय स्थिति इस हद तक खराब हो गई थी कि सम्राट के सैनिकों ने वजीर और कुलीनों के जो घरों की वस्तुएं उसको ले लिया, उसे बाजार में बेच दिया। मतलब मुगल साम्राज्य के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वो अपने सैनिकों का वेतन दे सकें। 1757 में फिर अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और शहर को, शाही खजाने को जो है वो लूट कर चला गया। फिर आते हैं शाहजहां तृतीय, 1 साल रहे, काम बख्श के पोते थे। फिर इमादुल मुल्क जो है वो एक वजीर जिसने फिर कोशिश की साम्राज्य को चलाने की अपने तरीके से, और काम बख्श के पोते मुहितुल मिल्लत को जो है शाहजहां के, काम बख्श के पोते को शाहजहां III के रूप में सिंहासन पर बैठाया। और 1760 में दिल्ली पर कब्जा करने वाले मराठाओं ने इन्हें हटा दिया। यहीं इसी दौरान एक तरीके से ओवरलैपिंग सा एक है यहाँ पे कि आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था अली गौहर, उसको मुगल सम्राट बने और शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठों द्वारा दिल्ली में पुनः बहाल किया गया, और गुलाम कादिर जो नजीब के पोते और ज़ाबिता खान रोहिला के बेटे थे, उसने 1788 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये रोहिला का जो कब्जा था वो हुआ और शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया और उसे पद से हटा दिया गया। अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेज जो है खुद को स्थापित कर चुके थे। 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठाओं को पराजित करने के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा किया, और यही जो शाह आलम द्वितीय थे, जो आपको इलाहाबाद की संधि में भी दिखते हैं, यही थे वो। और अब ये क्या हुआ, 1803 में मुगल जो है वो अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। फिर आते हैं अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837, शाह आलम का पुत्र अकबर शाह पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था। ये ध्यान रखना, ये यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो अकबर शाह के जो है वो नुमाइंदे बन के अंग्रेजी जो है वो
राजा के पास, अंग्रेजी जो हुकूमत है उसके पास गए थे कि इनकी पेंशन, मुगल की पेंशन अंग्रेज बढ़ा दें, इसलिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा नजर, जो कि अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, उसको भी खत्म कर दिया कि बोले अब आप इस लायक भी नहीं बचे, आपका शासन इस लायक नहीं बचा है कि हम आपको ये दें। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो है वो हुए। बहादुर शाह, उसके बाद अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय आते हैं। उन्होंने शाही खिताब बरकरार रखने की अनुमति दी गई कि हाँ अब हम आपको मुगल बादशाह जो है अब वो मान लेंगे अंग्रेजों ने। जफर जो है उनका लक़ब था और काफ़ी शौकीन थे उनके दरबार के। अगर मैं मुख्य शायरों के भी नाम लूँ तो उस्ताद मोमिन जो थे वो दाग उस दौर में हुए, और सबसे बड़े जो उर्दू अदब के जो शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, वो भी उन्हीं के दौर में थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने जो है कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो है, 1857 के विद्रोह में आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो है बहादुर शाह जफर की भूमिका थी। और दरअसल उनका मुख्य जो कारण था 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने का, वो ये था कि किसी भी तरीके से अगर उनको ये लगा कि ये जो गदर है, ये जो क्रांति है, यदि ये सफल हो गई तो शायद मैं जो मुगलों का जो डूबता हुआ नाम है उसको जिंदा कर लूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और नजरबंद रखा। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हुई, और इसी प्रकार मुगल वंश का भारत में अंत हुआ, वैसे भी अंत हो गया। तो ये थे उत्तरार्ध के जो बाद में मुगल आए। वो एक जो मुख्य सवाल है, मुख्य परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण जो मुझे लगा, वो ये कि मुगलों के पतन का कारण क्या था। सबसे पहला, उत्तराधिकार का नियम। हमने देखा उन्होंने कभी भी ज्येष्ठाधिकार का नियम का कभी पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप हर बार एक शासक की मृत्यु हुई और सिंहासन जो है भाइयों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का एक मुख्य कारण बना। इससे क्या हुआ, खासकर औरंगजेब के बाद जो कुलीन थे, जो दरबारी थे, और उनकी शक्ति बढ़ने लगी। जैसे हमने इमादुल मुल्क को देखा, हमने सैयद बंधुओं को देखा, और औरंगजेब के बाद जो है इस प्रकार जो मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी जो दूसरा बिंदु है, ये हमने देखा अभी कितने शाही तरीके से कि किस प्रकार ये जो शहजादे और ये जो भी थे, ये कितने कमजोर थे। ये गुट शासित कुलीनों की साजिशों और षड्यंत्रों का शिकार हुए, अक्षम थे, विद्रोहियों को दबाने में असमर्थ थे। एक मजबूत शासक नहीं था, कोई कुशल नौकरशाही नहीं थी, सक्षम सेना नहीं थी, और इन सब के अभाव में जो है मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर बन गया। खजाना खाली हुआ, इसकी शुरुआत शाहजहां ने कर दी थी। तो जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था जो है, जो कि अकबर के समय में थी और जिसका फायदा जहांगीर ने उठाया, लेकिन शाहजहां ने जो निर्माण किए उससे जो है राजकोष जो है वो कम हुआ। उसके बाद औरंगजेब ने लंबे लंबे युद्ध लड़े दक्षिण में, दक्कन को कब्जा करने के लिए, जिसकी वजह से सरकारी खजाने खाली हुए। तो ये इस खाली खजाने से जो है बगैर अर्थव्यवस्था के साम्राज्य नहीं बन सकता, याद रखिएगा। कोई भी दौर हो, दुनिया में किसी मुल्क की बात कर लो, दुनिया में किसी दौर की बात कर लो, किसी तारीख की बात कर लो, बगैर अर्थव्यवस्था के साम्राज्य, सरकार, शासन हो ही नहीं सकता। और ये खाली हुआ खजाना जो है, ये एक और कारण बना मुगलों के पतन का। उसके बाद औरंगजेब के बाद मुख्यतः आक्रमण का दौर हुआ, क्योंकि जैसे ही दिखा विदेशी आक्रमण ऐसा नहीं थे कि वो और औरंगजेब के दौर में नहीं थे या शाहजहां के या अकबर के दौर में नहीं थे। हर किसी की नजर थी हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन ये इतने मजबूत शासक थे कि इनकी तरफ आक्रमणकारी आने से पहले सोचता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अरे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर वही चीज हुई जो हमने शुरुआत में देखा था कि राजपूत जो है वो आपस में लड़े और अरब और तुर्की जो आक्रमणकारी भारत में है। वही चीज यहाँ होती है कि जब ये मुगल आपस में लड़ना इन्होंने शुरू किया, तो जो आक्रमण था उन्होंने, और सिर्फ आक्रमण का मतलब ये नहीं था कि आपका खजाना लूट लिया गया, उसका एक और था, वो इस चीज का भी प्रतीक था कि अब जो बादशाह बैठा है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो खुद को बचा सके। और इसी कारण जो है जो विघटन की प्रक्रिया है वो तेज हो गई। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण स्वरूप जो है वो
धन जो है वो बाहर जाने लगा, और कहीं ना कहीं इन्हीं आक्रमणों ने जो है वो साम्राज्य की स्थिरता को हिला दिया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो है, जो स्वतंत्र राज्य है, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, राजपूताना, मराठा, पंजाब, इन सब ने जो है वो मुगल साम्राज्य को जो है उसके पतन का एक मुख्य कारण ये भी था। आपको एक काम ये करना है, मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि ये इन सब राज्यों की स्थापना, ये जो स्वतंत्र राज्य बने हैं जो लिखे हुए हैं, इनकी स्थापना किसने की और कब की, ये आप यहाँ पे मतलब अपने नोटबुक में उसको लिखिएगा कि हैदराबाद की स्थापना कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, राजपूताना, मराठा और पंजाब, इन सब की स्थापना किसने की और कब की। ये आ सकता है परीक्षा में, तो ये आप खुद करिएगा, ये आपके लिए एक टास्क है। तो उत्तरार्ध के मुगल शासकों में इतना ही। आगे हम देखेंगे सूफीवाद और भक्तिवाद, और उसके बाद मराठा, और फिर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।